हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए जो है SCERT सीरीज़ लेकर आए हैं, तो जिसमें हमने आपको पर्यावरण अध्ययन की किताब का वर्ग 3 का और वर्ग 4 का एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया था आपका EVS। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे पॉइंट हमने क्लियर करा दिए थे। आज हम लाए हैं आपके लिए वर्ग 5 का। ठीक है, वर्ग 5 के लिए पर्यावरण की जो किताब है पर्यावरण और हम, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर किया है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें आपका समय भी जाएगा। और देखिए, आपकी आंसर की आ गई है TRE 3 की, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि आप सितंबर अक्टूबर जब भी है जल्दी ही आपका पेपर भी हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए समय को बचाते हुए SCERT आप यहाँ से पढ़िए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ में आप अपनी तैयारी बनाए रखें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास 5 की पर्यावरण और हम। तो आपने देखा होगा क्लास 3 और 4 की हमने करवा दिया था। अब हम यहाँ पर आते हैं क्लास 5 के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं यहाँ पर हम पाठ 1 है कक्षा 5 का पर्यावरण में पटना से नाथुला की यात्रा। ठीक है, पटना से नाथुला की यात्रा। तो इसमें जो पॉइंट है पढ़ने वाले, जो बुक में आपके दिए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। टाइगर हिल कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। ठीक है, और दार्जिलिंग कहाँ है अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाचड़ बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे दार्जिलिंग में है। ये याद रखिएगा, आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाचड़ बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क आपका दार्जिलिंग में है। अगर हम बात करें कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, ये दार्जिलिंग में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान आपका कहाँ पर है? दार्जिलिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे की लाइन में हमारे है कि तेंजिंग, शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र में कुली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, याद रखिएगा। तेंजिंग का जन्म कहाँ पर हुआ था? तिब्बत में हुआ था। बाद में भारत के मूल निवासी बने। आगे हम बात करेंगे बचपन का दिन इन्होंने नेपाल में बिताया था। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर पर चढ़े और भारत का झंडा लहराया। तो कब चढ़े थे? 1953 में। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, लेकिन अब बुक में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली थी, याद रखेंगे हम। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली थी। सरदार है, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। हाल फिलहाल बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। याद रखेगा, क्योंकि ये बिहार का है, और ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी बन जाए कि हाल फिलहाल में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। आगे हम देखते हैं गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 6,000 फीट ऊंचाई पर है, और ये सिक्किम की राजधानी है। फिर बात करेंगे, सिक्किम की प्रमुख नदी है तीस्ता। ठीक है, सिक्किम में लेप्चा, नेपाली, भूटिया, ये जनजातियां निवास करती हैं। ये लेप्या नहीं है, लेप्चा है। ठीक है, सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? लेप्चा, नेपाली और भूटिया, याद रखेंगे। रूमटेक मांटेसरी, जिसे हम करमापा कहते हैं, करमापा यानी बौद्ध धर्म गुरु का निवास। ठीक है, रूमटेक मांटेसरी क्या है? करमापा बौद्ध धर्म के गुरु का निवास है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है जो सिक्किम में है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए करमापा कहाँ पर है, यानी कि रूमटेक मांटेसरी करमापा कहाँ पर है, तो ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। फिर आगे आता है अध्याय 2, ये क्या है? खेल। देखिए, खेल से संबंधित हमने पिछले बुक में भी पढ़ा था, तो खिलाड़ियों की संख्या भी पढ़ी थी। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। 9 मुख्य होते हैं और 3 विकल्प होते हैं, यानी मुख्य रूप से 9 खिलाड़ी होते हैं। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। जापान का क्या है? सूमो है मार्शल आर्ट। ठीक है, बात करें सिख धर्म। सिख धर्म में जो है गतका, तो गतका क्या है?
गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा है। याद रखिएगा, गतका पूछा जा सकता है ये क्या है, ये मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर आगे हम बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। तो अगर पूछा जाए सिख समुदाय को सैन्य रूप किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। तो गतका जो है सिखों के जो है सैन्य रूप का हिस्सा है और इसे हम आत्मरक्षा के लिए भी सीखते हैं। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर ये गतका मार्शल आर्ट खेलते हैं। फिर हम आगे आते हैं, देखिए ये धीरे धीरे आपकी किताबें इंपॉर्टेंट बनती जा रही हैं। और जो गतका खेल है इसके बारे में बात करें, इस खेल को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग खेलते हैं। फिर आगे आता है आपका चैप्टर है बीजों का बिखरना। इसमें थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के, ठीक है, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गाँव में है। कहाँ पर है, याद रखेंगे कहाँ पर है इनका 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का मंदिर जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में है। जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्मस्थली मानता है, ठीक है। अब पेड़ पौधे के बारे में था कि कहीं भी उग जाते हैं, तरह तरह के बिखरते बीज हैं। कुछ बीज होते हैं जो चटक कर फटक कर बिखरते हैं, ठीक है, जैसे हरसिंगार गुलमेहंदी के बीज हो गए। और कुछ बीज होते हैं जो हवा में उड़ने वाले बीज होते हैं, उड़कर इधर उधर हो जाते हैं, वो कपास के बीज हो गए। पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज कौन से हो गए, कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, ठीक है, कुमुदनी का बीज हो गया। अगर बात करें जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज, तो गोखरू का बीज ये गाय भैंस आदि जानवरों के शरीर में चिपक कर इधर उधर हो जाता है। पक्षियों द्वारा बिखराव पीपल बरगद अमरूद का होता है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर आगे आता है मेरा बगीचा, एक पाठ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हर्बेरियम। जैसा कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने हर्बेरियम बनाया भी होगा। तो ये क्या होता है, एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है जिसमें पेड़ों व घास की पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र एवं 2,000 लगभग शिक्षक थे, ठीक है। बात करें, इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों छात्रों को आकर्षित किया जाता था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र भी यहाँ पढ़ाई करने आते थे और आए थे, ठीक है। बात करेंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था, ठीक। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े थे। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा चीनी यात्री पढ़ा था, तो ह्वेनसांग पढ़े थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो वो ह्वेनसांग आए थे। आगे हम बात करें 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो चुका था। बख्तियार खिलजी, नाम याद रखिएगा, ने इसको ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो था उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण थे, 10 मंदिर थे तथा अनेक ध्यान केंद्र थे, ठीक है, जहाँ पर बैठ के ध्यान लगा सकते थे। तो 8 अलग अलग प्रांगण थे और 10 मंदिर थे। पुस्तकालय को धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था, ठीक है, पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे, जो 9वीं मंजिल की इमारत पर था। और यहाँ पर 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर, याद रखिएगा, ठीक है, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर। फिर आगे हम देखते हैं, इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। कितने द्वार पंडित, 4 द्वार पंडित होते थे। इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य की देखरेख में चल रहा है, ठीक है। ये सारी आपकी किताबों में सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर हम बात करेंगे अब बिहार के कुछ स्मारक के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी गिरिब्रज, ठीक है, ये भी है आपका। या पाटलिपुत्र पटना कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय एक हो गया आपका। नालंदा जो है, नालंदा में है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। फिर आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी एक बिहार का स्मारक है, ये भागलपुर बिहार में है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। फिर आगे हम देखते हैं बोध गया के बारे में जानते हैं। बोध गया, महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करेंगे वैशाली कहाँ है, महावीर का जन्मस्थली है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे उनकी जन्मस्थली कौन सी है, वैशाली बिहार। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब यहाँ पर है, ठीक है, उनका बना हुआ है। सूफी संतों का केंद्र है बिहार में, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक का स्तंभ
अशोक के स्तंभ की बात करेंगे तो नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोतिहारी का केसरिया का स्तूप जो है विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखेंगे। गोलघर कहाँ पर है? पटना में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सूर्य देव मंदिर आपका औरंगाबाद में है। जल मंदिर है पावापुरी में, ठीक है। और महाबोधि जो है मंदिर वो है आपका गया में, ठीक है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट की जगह यहाँ पर सुर्खी, चूना, उड़द की दाल तथा छोवा तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। देखिए, चीज़ें स्पीड में इसलिए चल रही हैं क्योंकि पीडीएफ आपके पास पड़ा हुआ है। आप पीडीएफ पढ़ेंगे क्योंकि एक ही चीज़ के लिए समय आपको बर्बाद करने का टाइम नहीं है, तो इसको आप पढ़ते रहिए आराम से। कान में ईयरफोन लगाइए, लेटते समय बैठते समय आराम से इसको आप पीडीएफ को रीड कर सकते हैं और साथ में इसको वीडियो भी देख सकते हैं। और पीडीएफ तो है ही, तो बहुत ही आसान बना दिया है मैंने आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई के साधन। कौन सी फसल कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और किस मौसम में बोया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो खरीफ की अगर बात करें तो जून से जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोते हैं हम और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और जनवरी से फरवरी में काटी जाती है और इसमें जो है थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। फिर आगे हम बात करेंगे, परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे साधन हो गए हैं। तो जो चीज़ें आपकी किताब में हैं वही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं, अध्याय 7 है, जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में बारात, खाना खाकर 20 लोग बीमार, ये सारी चीज़ें थी। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ, तरीका शिक्षक खुद से बनाए, तो ये छोड़िए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लंबी अवधि तक संरक्षित करने के लिए ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, तो ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं अध्याय 8, ये इम्पॉर्टेंट है, रास की जंग मलेरिया के संग। तो मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रास ने ही बताया था, याद रखिएगा। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रोनाल्ड रास ने बताया था। रास का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। रास का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में अल्मोड़ा नामक शहर में। कुनैन की पत्तियां या छाल से इसका इलाज होता है, ये सीधे सीधे सीटेट में आपका था। कुनैन की पत्तियां तथा छाल से मलेरिया का इलाज होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से यह रोग होता है, याद रखेंगे हम। फिर अगला है 9वां अध्याय है, मैंने नक्शा बनाया, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत खास कुछ नहीं है। फिर अगला हम पेज देखते हैं। चलिए, मानचित्र वनचित्र आप अलग से पढ़ेंगे। फिर अध्याय 10 आता है, ठीक है। अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। तो सर्दी में कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है, जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी फसल रबी की है, कौन किसकी है। गर्मी में जो है आपकी जायद की फसल होती है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन। आमतौर पर जायद की फसल सबसे कम समय में उपजता है, यानी बहुत ही कम समय ये लेता है, ठीक है। अब बात करें बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल और गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। बिहार के मानचित्र पर आधारित कोई ऐसा सवाल नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ भोज्य पदार्थ है और स्थान का नाम दिया गया है, कहाँ का फेमस है। तो इडली डोसा जो है दक्षिण भारत का फेमस है, पाव भाजी मुंबई का, लिट्टी चोखा बिहार का, मछली चावल पश्चिम बंगाल का और दाल बाटी जो है राजस्थान का। तो इसको भी हम याद रखेंगे। फिर अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 11, जंतु जगत, ठीक है। सुरक्षा संरक्षण बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखेंगे। और बेगूसराय में है कांवड़ झील है, आपके बेगूसराय में कांवड़ झील है। राष्ट्रीय उद्यान एवं बिहार के उद्यान, ठीक है। विविध में थोड़ा सा अलग पढ़ लीजिएगा उद्यान के बारे में, बाकी इसमें इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिश्नोई जो है राजस्थान की एक जनजाति है, ये वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं, तो ये आपके बुक में था। मान गए लोहा, ठीक है, मान गए लोहा, यह आपका अगला चैप्टर है। विश्व विकलांगता दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्रेल दिवस कब होता है? मैंने आपको बताया था, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ब्रेल दिवस कब होता है, ठीक है, तो कमेंट में मेंशन करिएगा।
ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? लुईस ब्रेल थे, जो अंधे थे। ठीक है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं। 6 डॉट होते हैं आपके, और बच्चे यहाँ से अक्षर को समझ जाते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर पानी और हम। पानी कहाँ से लाते हैं? तो नलकुआं, हैंडपंप, नहर से। बिहार में भयंकर बाढ़ 18 अगस्त 2008 में आया था। ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो 18 अगस्त 2008 में आई थी, याद रखिएगा। ठीक है। फिर बात करेंगे चैप्टर 14, सूरज एक काम अनेक। तो सौर कुकर बात करेंगे, सूर्य के ताप से इसमें खाना बन जाता है। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं और इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे एल्युमिनियम के डब्बे में खाना रखा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, इतना वो नहीं है। सौर ऊर्जा से बैटरियाँ चार्ज की सौर ऊर्जा से बैटरी जो है, सूर्य से बैटरी चार्ज की जाती है। मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी इस पर विचार हो रहा है। ठीक है। फिर अगला चैप्टर है हमारा जंगल। ठीक है। क्या है? हमारा जंगल। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। पूछा जाता है कि किस उद्यान में किस जीव का संरक्षण किया जाता है। हिरण पौधा खाता है, बाघ हिरण को खाता है। अगर बाघ खत्म हो गए तो हिरण की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ये आपका देखिए थोड़ा ईवीएस का इकोलॉजी जो आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा रिलेट करता है, तो इसमें इतना ही दिया हुआ है। बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। फिर बात करेंगे धरहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है। कौन सी? धरहरा की परंपरा कहाँ पर प्रचलित है? भागलपुर के नवगछिया प्रखंड में। ठीक है। बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हैं। एक उत्सव का रूप दिया जाता है और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। इसमें क्या होता है? इस परंपरा में बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाते हैं। ठीक है। चैप्टर 16 में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए इतना ही है, अब कुछ नहीं है आपका। तो क्लास 5 में भी इतना ही था। अब हम आएंगे जब 6 में आएंगे तब आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे अतीत से वर्तमान तक, और फिर भूगोल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आज आपका यानी कि मैंने आपका जो है ईवीएस में, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपका ईवीएस में 3, 4, 5 क्लास की ईवीएस ख़त्म कर दी है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब क्लास 6 से आपका थोड़ा बर्डन बढ़ेगा, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो आप पॉइंट वाइज बना भी सकते हैं, और ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये था 3, 4, 5 का था, तो एक एक वीडियो में आ गया। अब जो किताबें आएंगी आपकी आगे, वो एक वीडियो में ख़त्म होने वाली नहीं है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए सारी चीज़ें, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में PDF के साथ रीडिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।